ओके जी, गियरिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर काइंडली सब लोग जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, ठीक है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आज इसकी थोड़ी सी डिस्कशन है, एक 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 शायद एग्जांपल हम इसकी पूरी कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, और फिर इसकी हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है जी, गियरिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों वर्ड हम ऑलरेडी पहले सुन चुके हैं कि जी इसका इनका क्या मतलब होता है, ठीक है जी। तो पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं हमारे पास कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गियरिंग एंड व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। कैपिटल स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी इसको पहले पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा इसको सुना भी हुआ। जल्दी से मैं इसको रिकैप करने लगा हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जी, बेसिकली इट्स अ लेआउट जो कि हमारी कंपनी का होता है, किसका, कैपिटल का। और कैपिटल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी। सबसे पहले हमें पता है कि जी हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी शेयर, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है जी। हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है क्या, ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है। देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास, याद रखिए, दीज आर द टू मेन थिंग्स जिसको हम शेयर होल्डर्स के हेडिंग में या टाइटल में जो है ना वो डिनोट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, जब शरफ अगर आपका आवाज नहीं आ रही ना तो एक दफा दोबारा लॉग आउट करके दोबारा से आओ। बाकी सब लोग काइंडली कंफर्म कीजिएगा जी, आवाज आ रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जी थोड़ा सा लाउड बोलूँ। और ओके जी, हमारे पास जो डिफरेंट मोड्स होते हैं फाइनेंसिंग के, ठीक है। इसको हम बाकायदा से इस तरह से लिख लेते हैं कि हमारे पास मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग या मोड्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी क्लास में ये डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। जो भी चीज़ हम अपने बिजनेस में जो भी चीज़ हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, ठीक है, तो उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। और जो हम अरेंज करके लेके आते हैं ताकि उससे जब हम अपना अपना बिजनेस को क्या कर सकें, रन कर सकें, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। तो हमारे पास पहला मोड ऑफ फाइनेंस जो है वो क्या आता है, ऑर्डिनरी शेयर, ठीक है जी। इसको मैंने वन कर दिया, ठीक है। इसकी नंबरिंग नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। सेकंड वन क्या है जी, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो अगला है विच इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में हमारे पास जो सबसे बड़ा एक सोर्स होता है जिसको आप पहले भी पढ़ चुके हो, इट्स कॉल्ड डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स या इसको हम क्या कहते हैं कि बॉन्ड्स, ठीक है। यूके की टर्मिनोलॉजी में इसको डिबेंचर कहा जाता है, और यूएस की टर्मिनोलॉजीज में इसको बॉन्ड कहा जाता है। इसका डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इसको जो है वो इसी तरह से लेके चलते हैं कि जी डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, ठीक है जी। इसको हम क्या कह सकते हैं जी, मैंने इसको क्या कह दिया, थर्ड कह दिया। यहाँ पे मैं इसको लिख दिया जी थर्ड। उसके बाद हमारे पास अगला क्या है जी, बैंक लोन। आमतौर पर हम क्या करते हैं, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी सिक्योर करवा के बैंक के साथ उससे क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं अपने वेंचर्स को फाइनेंस करने के लिए, ठीक है। ये हमने कर दिया जी फोर। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज आम तौर पर याद रखिए, जो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं इसको हम क्योंकि कहते हैं कि ये हमारा डेली का काम होता है,
ठीक है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हमारे पास, मैं इसको नंबरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जी हमारे पास क्या होता है जी, पेबल्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सुना होगा सब लोगों ने, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास होता है। सो याद रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है वो आम तौर पर, कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है वो आम तौर पर इन 4 चीज़ों पे, या अगर मैं कहूँ तो हमारे पास 2 मेन चीज़ें हैं। कौन कौन सी 2 मेन चीज़ों में? एक क्या है जी, इक्विटी, सुना हुआ ना वर्ड हमने, इक्विटी, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ठीक है। प्लस क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मैंने कर दिया। तो याद रखिए कैपिटल स्ट्रक्चर इन 2 चीजों के ऊपर फॉर्मेट होता है, यानी कि इसके ऊपर बनता है, ठीक है। इक्विटी में कौन सी 2 चीजें आएंगी, ऑर्डिनरी शेयर्स, और दूसरा कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में लिखते जरूर हैं, ठीक है, और लिखा भी इसके साथ शेयर होता है, लेकिन याद रखिए जी ये हमारे क्रेडिटर्स ही होते हैं। क्रेडिटर्स का मतलब है कि इन्होंने हमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड की होती है बिजनेस को चलाने के लिए। तो मैं इसको इसको एक सीक्वेंस में कर लूँ ताकि अब हमें और ज़्यादा आसानी हो जाए, सही है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को अगर मैं क्या कहते हैं इस तरह से इसको लिखूं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है कि दैट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। और इक्विटी में हमारे पास क्या नजर आ रहा है, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। ऑर्डिनरी शेयर्स है हमारे पास, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस हमारे पास चॉइस क्या आ जाती है, हम अपने पैसे कहाँ से इकट्ठे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर से। इसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं जी, हम डिफरेंट तरह के क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, और उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, जो हमारे लास्ट रिजॉर्ट होता है कहाँ पे, बैंक की तरफ, ठीक है। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज का मतलब है कि जो हमारी डे टू डे हमने चीजें खरीदनी है, उधार पे ले लिया, 1 महीने का थोड़ा सा पैसे चाहिए थे, बैंक के पास चले गए, तो उसने हमें जो है वो थोड़ी सी फाइनेंसिंग कर दी। सो लॉन्ग टर्म के लिए याद रखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये सारे का सारा किस चीज के ऊपर बनेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर पे। तो हमें याद रखिए फाइनेंस पढ़ने के लिए, फाइनेंस पढ़ने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है इसकी फॉर्मेशन क्या है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है बिकॉज फाइनेंस अगर हमने पढ़नी है तो वी नीड टू नो कि व्हाट एक्चुअली इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया जी। यहाँ तक काइंडली सब लोग जी जस्ट रेज योर हैंड, एवरीबॉडी। आइडिया है आप लोगों को पहले से, मैंने इसको जल्दी से रीकैप किया कि जी व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के सामने मैंने लगाया जी क्वेश्चन मार्क। फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि मैं इसको फॉर्म कैसे करूं, मैं इसको बनाऊं कैसे, ठीक है। इस तरह से शुड इट बी, अब हमारे पास बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो इसी को यूज करते हैं हम। शुड इट बी क्या है, 100% इक्विटी, क्या मैं इसको 100% इक्विटी रखूं, सही है, या मैं इसको क्या करूं, मैं इसको मिक्स करूं, क्या करूं, मिक्सिंग करूं। किस तरह से, किस चीज की, इक्विटी की और किसकी, डेट की, ठीक है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि जी बिल्कुल सही है, हमें 100% इक्विटी ही रखनी चाहिए, सही है, तो हम डेट की तरफ क्यों जाएं, ठीक है। तो याद रखिए वैसे मैं तो इस चीज के हक में नहीं हूं कि हम डेट की तरफ जाएं, लेकिन फाइनेंस ने क्या किया, थोड़े से टूल्स ऐसे प्रोवाइड कर दिए कि हम अपनी इक्विटी को थोड़ा करते हैं, ठीक है। क्योंकि इक्विटी का क्या मतलब है कि हमें जब भी पैसे चाहिए, हमें वेन एवर वी नीड कैश, हमारे पास एक बड़ा आसान हल था, वेन एवर वी नीड कैश
तो हम क्या करें, बड़ा आसान काम है कि हम इजीली क्या कर दें, शेयर्स इशू कर दें। ठीक है, क्या कर दें, शेयर्स इशू कर दें। ठीक है, हमारे पास बड़ा आसान काम है कि जी हमने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है, उसके वेंचर के लिए हमें कैश चाहिए, मार्केट गए, जाके शेयर्स इशू किए और कैश आ गया। लेकिन इससे हो क्या गया, सब लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स में हमें पता है कि जब किसी चीज की सप्लाई, जब किसी चीज की सप्लाई क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाए, तो याद रखिए उसकी जो प्राइस है वो किस में चली जाती है, डिक्लाइन में चली जाती है। इज इट ट्रू जी? काइंडली जस्ट रेज योर हैंड। ये चीज सबको पता है ना हमारे हाँ जी, कि जैसे ही सप्लाई किसी चीज की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो अब यहीं पर रहते हैं हम, अगर हमारे शेयर्स, अगर हमारे शेयर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को हम ऑफर करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा यार इस कंपनी के पल्ले कुछ भी नहीं है, तो इसके उसके शेयर की प्राइस में क्या आ जाएगा, डिक्लाइन आ जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया कि जी प्राइस के अंदर डिक्लाइन आने से नेक्स्ट यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा कंपनी पे, सही है। तो याद रखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है, ये इसकी स्ट्रेंथ है, ये इसकी क्या है, स्ट्रेंथ है। सॉरी, सप्लाई अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी जी, लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो आप बेसिकली इस शहरियार जो आप बात कर रहे हो वो उसका लॉ है। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर हम बहुत ज़्यादा शेयर्स मार्केट में फेंकते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसके यूजर्स हैं वो एक हद तक रहेंगे, उसके बाद नहीं होते। ठीक है, तो हमारी प्राइस क्या हो जाती है, फिर ऑटोमेटिकली नीचे जाने लग पड़ती है। ओके, शेयर प्राइस याद रखिए जी, कंपनी की क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, सही है। अगर हमारे शेयर की प्राइस कम होगी, तो मैं अगला वर्ड क्या लिखने लगा हूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये हमारी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी जी, डिक्लाइन में चली जाएगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख लीजिए अपने पास, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, जो हमारे शेयर्स इशू हुए होते हैं, उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर से, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है जी, मैंने इसको यहाँ पे ऊपर कर दिया। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके इक्वल है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई बाय, और अब याद रखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस का ऑलवेज ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या, प्रॉफिट को क्या करना, इंक्रीज करना, इन अदर वर्ड हम उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो अब याद रखिए प्रॉफिट से ज्यादा अच्छा ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या होता है, कि शेयर प्राइस को, शेयर प्राइस को क्या करना, मैक्सिमाइज करना। उसकी रीजन क्या है, मैं कहता हूं कि जी मैंने अपनी कंपनी सेल आउट करनी है, मैंने अपनी कंपनी को क्या करना है, बेचना है, तो क्या करूंगा, मैं मशीनरी सामने ला के रख दूंगा या अपनी बिल्डिंग जाके उनको दिखाऊंगा। ठीक है, मेरी कंपनी की 10 बिल्डिंग्स हैं, क्या कहते हैं, सारा कुछ जो है वो बिखरा हुआ है पूरे मुल्क में, मैंने अपनी कंपनी बेचनी है, तो मैं बड़े आराम से क्या कहूंगा कि भाई ये मेरे शेयर्स हैं, ये तुम ले लो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो शेयर्स खरीदेगा सारी की सारी कंपनी उसके नाम पे चली जाएगी। अब शेयर की प्राइस क्या होगी, ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ से समझ आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली अगर हमारी प्राइस जो है वो क्या है, स्ट्रेंथन है, यानी कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली हमें उस कंपनी की प्राइस क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। वैसे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो वैल्यू ऑफ द बिजनेस है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ द बिजनेस है, तो उसमें भी हम यही चीज को डिस्कस करेंगे। ओके जी। सो यहाँ पे रिकैप करते हैं। सबसे पहले मैं ये कह रहा था कि अगर हमारे पास 100% इक्विटी है, बड़ी अच्छी बात है, सही है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, डेट के साथ, ठीक है। उसके मैंने एक रीजन ये बताई कि ये हमारी शेयर प्राइस के ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है। दूसरी, इसके और कई क्या कहते हैं फायदे हैं, हमें टैक्स में जो है वो इसका क्या कहते हैं फायदा मिलता है। लेकिन याद रखिए इसके साथ साथ जो ये डेट हम बार बार कह रहे हैं ना, ये जो वर्ड ऊपर लिखा हुआ है ना, गेयरिंग, दिस इज कॉल्ड डेट, ठीक है। सेकंड वर्ड जो हमारे पास हमारे चैप्टर में पहला आ रहा था, विच इज कॉल्ड गेयरिंग। तो गेयरिंग क्या है जी, अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ डेट इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट ऑफ डेट इंक्लूडिंग इन कैपिटल स्ट्रक्चर। गियरिंग का मतलब क्या है जी, गियर जिस तरह गाड़ी का गियर होता है हमारे पास, ठीक है। आप गाड़ी को जिस तरह से हाईली गियर में लेते जाएंगे, गाड़ी ऑब्वियसली क्या होगी, तेज चलेगी, हम जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके साथ क्या एसोसिएट हो जाता है, याद रखिए वर्ड रिस्क, ठीक है। रिस्क क्या है तो बता सकता है जी, जल्दी से दो लफ्ज लिख सकता है, रिस्क। हाउ कैन वी डिफाइन रिस्क? सब लोग यहीं पे हैं जी, आवाज आ रही है? शाहिद इकबाल ने लिखा है जी, वेरी गुड। एक्सपोजर, शाबाश जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हक नवाज, एक्सीलेंट। बाकी लोग जी, वेरी चले जी, जल्दी से हम कर लेते हैं। सबसे वर्ड क्या लिखा जी, एक्सपोजर टू डेंजर, बिल्कुल सही है। आमतौर पर हम रिस्क जब भी सोच बोलते हैं तो हम कहते हैं कि जी कोई चीज़ के गलत होने का, ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरशद, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, अनसर्टेनिटी, जिसमें हमें क्या है, यकीन नहीं है। हाँ जी, शाबाश शरफ, एक्सीलेंट, ठीक है। पॉसिबिलिटी, हमने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन नहीं याद करनी, हमने सिर्फ उसको समझना है, ठीक है। अच्छा, रिस्क एक बहुत बड़ी टर्म है, रिस्क इज अ वेरी बिग टर्म, ठीक है। हम अपने आप को स्क्वीज करते हैं किसके ऊपर, फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर। किस पे, फाइनेंशियल रिस्क, बिकॉज हम पढ़ के रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हम किसके ऊपर रहेंगे, फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर। बिजनेस रिस्क तो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कुछ रिस्क हमारे अपने हाथ में होते हैं, यानी कि हमारी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, और कुछ रिस्क जो है वो गवर्नमेंटल हैं। जिस तरह से इस वक्त आप देख सकते हो, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, जो कोविड है, इसको बहुत कम लोगों को पता होगा, या बहुत थोड़े लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की अनसर्टिनिटी को इनकॉर्पोरेट किया होगा। 10% 20% वेरिएशन हर बंदा सोचता है, ठीक है। इस वक्त 50% क्या 100% सिचुएशन जो है वो कई कंपनीज की क्या जो है वो अपना वर्स्ट हुई हुई है। लोग यहाँ तक ये कह रहे हैं कि जो जितनी छोटी इकोनॉमीज हैं, छोटी इकोनॉमीज हैं, ये वाइप आउट हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी हो, ठीक है। तो अगर इकोनॉमीज के ऊपर ये बात आएगी तो ऑटोमेटिकली कंपनीज के ऊपर भी ये बात आ सकती है, ठीक है। सो अब अगर हम अपने टॉपिक को देखें, गियरिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के मतलब क्या हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में गियरिंग का जो रोल है वो क्या होना चाहिए। और गियरिंग क्या है, इज द अमाउंट ऑफ डेट दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन कैपिटल स्ट्रक्चर। और जैसे 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 मेरी गियरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, मेरी गियरिंग क्या होगी जी, ज्यादा होगी, तो याद रखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो चांस ऑफ जैसे जैसे हमारी गियरिंग क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है,
तो हमारे पास जो एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है वो क्या हो जाती है, रिस्क की। रिस्क को हम कैटेगराइज करते हैं अपने लिए, जो हमें ज़रूरत है वो क्या है जी, फाइनेंशियल रिस्क। इसको मैंने रेड कर दिया सो दैट वी नीड टू नो कि जी फाइनेंशियल रिस्क। अगर अब आपके पास कोर्स पैक है, ठीक है, नहीं है तो काइंडली नोट कर लीजिएगा पेज 233 पे। पेज 233 पे इसने गेयरिंग रेशियोज के नाम से एक दिया हुआ है 1.2। पेज 233 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसमें है ब्रैकेट 1.2 में। तो यहाँ पे मैं वैसे बताने भी लगा हूँ कि जो फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, याद रखिए किससे, गियरिंग रेशियो से। मैं यहाँ पे इसको लिखने लगा हूँ कि इसकी मेजरमेंट, इसकी जो मेजरमेंट है वो किससे करते हैं हम, गियरिंग रेशियो से। ठीक है जी, गियरिंग रेशियोज। अब स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। और गियरिंग रेशियोज में हमारे पास दो मेन रेशियोज आती हैं जी, जो हमारा बेसिकली ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है वो इन दो रेशियोज के ऊपर है। वन, इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग, ठीक है। और दूसरी क्या है जी, ऑपरेशनल गियरिंग, ठीक है, ऑपरेशनल गियरिंग। आमतौर पर गियरिंग का वर्ड अगर ना आए तो याद रखिए जी, इसको एक और वर्ड से भी डिनोट किया जाता है, इट्स कॉल्ड लेवरेज। क्या है, लेवरेज। छोटे होते मैट्रिक में आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में वर्ड आता है लीवर, और लीवर का मतलब क्या होता है कि थोड़ी फोर्स से हम ज्यादा बर्डन जो उठाना है, इट्स कॉल्ड लीवर। तो जो क्लासिक टर्म थी वो लेवरेज है, लेकिन कि तकरीबन 10-15 साल पहले आप उसको कह सकते हो, इसको चेंज कर दिया गया एक नए फिनोमेना से, इट्स कॉल्ड गियरिंग। और अब कॉमनली इसी को जो है वो यूज किया जाता है। तो अब अगर मैं कहूँ कि जी फाइनेंशियल रिस्क की कई तरीके से मेजरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे हम क्या है जी, फाइनेंशियल रिस्क को हम मेजर कर रहे हैं किससे, मेजरमेंट किससे करेंगे जी, गियरिंग रेशियो से। किससे करेंगे, गियरिंग रेशियो से। और इन ये जो गियरिंग रेशियो हैं, ये जो गियरिंग रेशियो हैं, इसकी दो मेन है हमारे पास। अगर हमें ये देख सकते हैं तो पहली क्या है जी, फाइनेंशियल गियरिंग, ठीक है। और दूसरी क्या है हमारे पास, वो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं इस तरह से करके, वो क्या है जी, ऑपरेशनल गियरिंग, ठीक है। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा जी मुझे। गियरिंग है जी, आ जाए April 30। अच्छा जी, काइंडली सब लोग जी जस्ट रेज योर हैंड जी, बोर तो नहीं हो रहे अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं समझने वाली बात है। आज अगर हम इसको समझ लेंगे तो उसके बाद फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमें इसका फिनोमेना जो है वो समझ आना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। फाइनेंशियल रिस्क की मेजरमेंट है गियरिंग रेशियो से, और गियरिंग रेशियोज दो तरह से है, वन विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल गियरिंग और अदर वन विच इज कॉल्ड ऑपरेशनल गियरिंग, ठीक है जी। ओके सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी फाइनेंशियल गियरिंग। आप लोगों ने रेशियोज पढ़ी हुई हैं, और आप लोगों ने ये जो फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो है ये भी पढ़ी होगी, ठीक है। हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आ रहा है बुक में वो क्या है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो हमें ये फिर अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा आसान हो जाएगा जी। फाइनेंशियल गियरिंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, इसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया हुआ है प्रायर चार्ज कैपिटल, प्रायर चार्ज कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दो चीजें हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला क्या है जी, प्रायर चार्ज कैपिटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने यहाँ पे पहले इसको अलग-अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जी प्रायर चार्ज कैपिटल क्या है, ठीक है,
और सेकंड वन क्या है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है हमारे पास। तो पहले नंबर पर मैं डिस्कस करने लगा हूं जी कैपिटल एम्प्लॉयड को। इसको कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आमतौर पर बड़ा आसान है क्या, कि कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड है आमतौर पर। पहला मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड वन और थर्ड वन, और फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा रिकमेंडेड है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं जी कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो किसके इक्वल है, सिंपल और सिंपल किसके, इक्विटी के। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि वी हैव थ्री पॉइंट ऑफ व्यूज। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि हमारे पास ये क्या है, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। ठीक है, और इनको मैंने क्या कर दिया, इनको मैंने क्या कर दिया जी, मर्ज कर देता हूँ जी। ठीक है, इक्विटी, और इक्विटी किसके इक्वल होती है जी, याद रखिए इसको कहते हैं जी ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स, देन प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्लस क्या है जी, शेयर प्रीमियम, प्लस जनरल रिजर्व्स। अब ये याद रखिएगा, जो मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ इसको नोट भी करनी है आप लोगों ने, बिकॉज बुक में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं उसने गया होगा। उसके बाद क्या है जी, रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन्ड प्रॉफिट्स प्लस, और अगर हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व्स के नाम से पड़ा हुआ है, आमतौर पर कैपिटल रिजर्व जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व टाइप। ठीक है, तो ये देखिए सारी चीज़ें क्या है हमारे पास। एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि जी सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल है हमारे पास, ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स या शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स, रिटेन प्रॉफिट्स और कैपिटल रिजर्व। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जी इक्विटी प्लस क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड माना जाता है वो ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, अब इक्विटी को मैं ऊपर पहले बता चुका हूँ जी, मैं आपसे पहले माजरत कर लूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ऑर्डिनरी। ठीक है जी, दूसरा क्या है, इक्विटी, और ऑलरेडी हम उसको लिख चुके हैं जी, इक्विटी प्लस क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में ऊपर बता चुका हूं क्या, डिबेंचर्स। ठीक है, और क्या हो सकते हैं जी, बॉन्ड्स, और क्या हो सकता है, बैंक लोन भी लिखा जाता है कई दफा, कई दफा आप पढ़ोगे इसको लोन स्टॉक भी लिखा होगा। ठीक है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन या लोन स्टॉक के नाम से लिखा होगा। तो इसको हम जो है इस तरह से करते हैं, और इक्विटी किसके इक्वल है ये ऑलरेडी ऊपर हम बता चुके हुए हैं, वो सारी की सारी चीजें इस पे आ जाएंगी। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि जी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एज इट इज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस क्या है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज भी, यानी कि बैलेंस शीट की एक पूरी साइड, अगर मैं ये कहूँ तो बैलेंस शीट की एक पूरी साइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं जी, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। और अब करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या आ जाता है जी, पेबल्स। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ जाता है हमारे पास, एक्रूड एक्सपेंसेस, या इस तरह से करके जो भी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, सो
कैपिटल एम्प्लॉयड, हमारे पास इसके 3 मेजर ऑप्शन हैं जी। पहला इक्विटी, सेकंड वन इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक हो गया जी। थर्ड वन क्या है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज। सो याद रखिए, हमने जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड जो माना जाता है, ये मैंने यहाँ पे इसको कर दिया, क्या है, ग्रीन से। सो ये हमारे लिए क्या है, दिस वन इज रिकमेंडेड, ठीक है। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है जी, रिकमेंडेड है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे करके लिख देता हूँ, वो है हमारे पास विच वन, जो है सेकंड वन, ये है जी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो ज्यादा लोग जो है वो इसको ही कंसिडर करते हैं। अब जो ये वाला है इक्विटी, इसको एक और टर्म से भी लिखा जाता है, मैं इसी में यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं, नेट एसेट्स भी कहते हैं। और नेट एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, याद रखिए, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। वो जो आपने शुरू से बीकॉम से अभी तक आपने पढ़ा होगा कि एसेट्स में से अगर लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो बाकी क्या बच जाता है, कैपिटल। और कैपिटल को हम किससे जो है वो जानते हैं, इक्विटी से, ठीक हो गया जी। इसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि जी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और सिंपली इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैं इसके जो एब्रीविएशंस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जी, टोटल एसेट्स माइनस CL स्टैंड्स फॉर करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। हम इससे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। और इसका मैं इसके नीचे लिखने लगा हूँ कि ये तो अब हमें पता ही है कि इक्विटी प्लस क्या है, तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस क्या है, करंट लाइबिलिटीज, और सिंपली मैं इसको किसके इक्वल ले लूं, टोटल एसेट्स, बस एक ही चीज है। दोबारा सुनिएगा, इक्विटी को हम नेट एसेट्स से भी लिखते हैं, और ये टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज को अगर निकाल दें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर हम टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज, हाँ जी बिल्कुल, ये इनके फॉर्मूलाज हैं जी, हक नवाज। हम जो सेकंड है उसमें 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, क्या है, एक इक्विटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को ऐड अप कर लें, या हम क्या कर दें, सिंपली टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दें, सही हो गया। और नीचे वाला क्या है कि यहाँ हम इन तीनों को ऐड अप कर लें जी, इक्विटी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, या हम सिंपली किसका टोटल ले लें, टोटल एसेट्स का, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, सही हो गया जी। काइंडली जस्ट रेज योर हैंड जी, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, ओके। सो अब हमारे पास जो फाइनेंशियल गियरिंग है उसमें अगर हम वापस आए तो फाइनेंशियल गियरिंग का फॉर्मूला मेरा क्या था जी, ये प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था जी, प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की समझ आ गई, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या है, समझ आ गई कि जी कैपिटल एम्प्लॉयड इन 3 तरीकों से है, जिसमें से सबसे ज्यादा रिकमेंडेड कौन सा है, सेकंड वन। अब व्हाट इज प्रायर चार्ज कैपिटल, तो प्रायर चार्ज कैपिटल के सामने में लिख रहा हूं जी, इसको कहते हैं जी सिंपली एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है, और क्या है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और क्या है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और क्या है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और क्या है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, और क्या है जी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है,
एंड लास्ट वन क्या है जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को हम लिखते प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन ये हमारे ओनर कभी नहीं होते। ओनर हमारे सिर्फ और सिर्फ कौन होंगे, हमारे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस सीएल स्टैंड्स फॉर करंट लायबिलिटीज। अब हमारे पास अगेन तीन सिचुएशंस आ गई। वन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ओनली। सेकंड क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड वन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस करंट लायबिलिटीज। नाउ क्वेश्चन वही आ गया कि जी विच वन इज रिकमेंडेड। तो मैं इसको यहाँ पे कर लिया जी मैंने कॉपी, ठीक है, और यहाँ से इसको मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा इसको कम कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको इसके साथ किया जी। ये देखिए सेकंड वन। इन अदर वर्ड, अगर मैं अब इसको सिर्फ बोल्ड कर दूं और इसको क्या कर दूं, थोड़ा सा कलर कलर कर देते हैं, चलिए जी, ठीक है। तो याद रखिए प्रायर चार्ज कैपिटल किसके इक्वल है, मैं बता रहा हूँ तीन चीजें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स भी, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्रेफरेंस शेयर्स और करंट लायबिलिटी भी। लेकिन जो रिकमेंडेड है, जो यूज होगा, वो हमारे पास क्या है, ये चीज सेकंड वन, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस प्रेफरेंस शेयर्स के नाम से ये हमारे पास आएगा, और ये सबसे बेस्ट है। सो अब हम अगर वापस आए, अब हमें पता चल गया कि जी हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो क्या है जी फॉर्मूला, विच इज प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये हमें क्या चीज बताएगा, फाइनेंशियल गियरिंग। ठीक है, फाइनेंशियल गियरिंग हमें या, और ये किस तरह से आता है जी, इसको मैं यहाँ पे पूरा फॉर्मूला अगर आप कर दें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये इन टर्म्स ऑफ किस में आता है, परसेंटेज में। किसमें आएगा, परसेंटेज में आएगा, और परसेंटेज में हमें ये पता चल जाएगा कि ये 50% है, 60% है, क्या है। ठीक है जी, तो पहला हमने क्या है, मैंने ये बताया था फाइनेंशियल रिस्क, उसकी मेजरमेंट हम किससे करते हैं, गियरिंग रेशियो से। गियरिंग रेशियो जो है वो हमारे दो हिस्सों में आती है, वन विच इज कॉल्ड फाइनेंशियल गियरिंग, और दूसरा क्या है जी, ऑपरेशनल गियरिंग। आज का हमारा टास्क है फाइनेंशियल गियरिंग। फाइनेंशियल गियरिंग को हमने किस तरह से निकाला, प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर हमने डिस्कशन की कि वी हैव थ्री पॉइंट ऑफ व्यू। वन, इक्विटी। सेकंड वन, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। थर्ड, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। और प्रायर चार्ज कैपिटल जो है वो ये चीज है। ठीक है, अब अगर आप काइंडली पेज आइएगा जल्दी से, तो ये जो हमने सारी डिस्कशन की है, हमारा ये काम अभी जरा जल्दी से पूरा हो जाएगा। पेज 234 पे आइएगा। ये फॉर्मूला तो आपके सामने है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ, करना आप लोगों ने खुद से है। ठीक है, यू हैव ऑल द फॉर्मूलाज, आपके पास ये सारी चीजें दी हुई हैं। जस्ट रेज योर हैंड जी, पेज 234 सबके सामने है। अब मैं तो आप लोगों की बात पे यकीन कर सकता हूँ। ठीक है, तो जितने लोगों के पास है काइंडली सब लोग जरा इसको देखिएगा। पेज 234 एग्जाम्पल है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्यूट द कंपनी फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो। फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो जो अभी हमने किया है, ये इसकी यहाँ पे एक तरह से एक जल्दी से प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, करना आप लोगों ने खुद से है अगेन। ठीक है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास मैक्सिमम पीछे 5-7 मिनट हैं। ओके जी, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं जी हमारे पास 12,400, करंट एसेट्स हमारे पास दिए हुए हैं जी 1,000। ठीक है, नीचे उसने
फाइनेंसिंग में, फाइनेंसिंग में क्या लिखा हुआ है जी, बड़ी अच्छा इसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। डिबेंचर्स, बैंक लोन, प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज एंड चार्ज, डेफर्ड टैक्सेशन। फिलहाल आप इसको बस नोट कर लीजिएगा, डेफर्ड टैक्सेशन ऐसा टैक्स होता है जो कि हमने फ्यूचर में पे करना होता है। डेफर्ड इनकम ऐसी इनकम जो कि हमें अभी मिली नहीं, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या कहते हैं रिकवर होती जाएगी। ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ऑलरेडी हम यहाँ पे देखें जी, हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था कैपिटल रिजर्व। तो ये जो कैपिटल रिजर्व है इसी को हम किससे जो है वो इक्वेट करते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व। और लास्ट क्या है जी, इनकम स्टेटमेंट। सही है, इसके नीचे दिया हुआ है जी करंट लायबिलिटीज। इसके नीचे क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज, लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, और लास्ट वन क्या दिया हुआ है जी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अच्छा ये जो करंट लायबिलिटीज हम यहाँ पर लेते हैं, करंट लायबिलिटीज आम तौर पर वो हमें बता भी देते हैं कि जी हम कौन सी करंट लायबिलिटीज जो है वो यूज करें। ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल देखिए, उसने सारी नीचे जो उसने बताया हुआ है इसको सारा छोड़ दीजिए। यहाँ पे उसने नीचे क्या बताया हुआ है जी, गियरिंग रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। गियरिंग रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला देखिएगा ए में जो हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी पेज, ताकि जब आप ये वीडियो देखो, पेज 234। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, और उसने गियरिंग के निकाले हैं। उसमें जो पार्ट ए है जी, पार्ट क्या है, जो ए है वो उसने किस तरह से निकाला है, प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइड की है जी उसने किससे, इसको इक्विटी से। किससे किया है, प्रायर चार्ज कैपिटल किससे, इक्विटी से। और ये उसने क्या निकाली है, गियरिंग। क्या निकाली है जी, गियरिंग। और कौन सी वाली गियरिंग, याद रखिए हमारे पास दो तरह की गियरिंग है यहाँ पे। तो हमारे पास उसने कौन सा निकाला है, फाइनेंशियल गियरिंग। ठीक है, बी में उसने क्या किया जी, उसने सॉरी बी को उसने किया है अगेन किससे, मैं इसको प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय सॉरी इक्विटी प्लस क्या है, चार्ज कैपिटल। चार्ज कैपिटल का क्या मतलब है, चार्ज कैपिटल या ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ जी लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, और सी उसने किससे किया है, सी उसने किया है सी उसने किया है प्रायर चार्ज कैपिटल अगेन डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और यहाँ से मैं ये एक एरो लगाने लगा हूँ जी कि टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किसके इक्वल है, वो ये थर्ड वन वाले। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इसको तीसरे से कर दिया। सही है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इक्विटी हमें पता चल गया वन वाली। दूसरा क्या है जी, इक्विटी प्लस कौन सा, चार प्रायर चार्ज कैपिटल, ये वाला सेकंड वन। सही हो गया जी। और तीसरा इट इज कॉल्ड, यही है, इसी को हम, मैं आगे लिख भी रहा हूं जी, इसको क्या कहते हैं हम, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसी को कहते हैं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो काइंडली नोट कीजिएगा जी, आज हमारा और कोई काम नहीं है, सिर्फ आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है कि आपने ये जो तीनों रेशियोज निकली हुई हैं, ठीक है, तीनों रेशियोज आपके सामने दी हुई है, उसने इसकी वर्किंग भी की हुई है। ऊपर प्रायर चार्ज कैपिटल भी बताया हुआ है और टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी बताया हुआ है।
तीनों रेशियोज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया पेज 234, ठीक है जी, पेज 234। और एग्जाम्पल हमारे पास उसने बताई थी 3 वे से जी, ए बी और सी से, ठीक है। वो तीनों चीजें मैंने बता दी ये वाली। आपका काम क्या है कि आपने काइंडली क्या आमना क्या बता दूं, यही जो ABC, अच्छा जी, ए में उसने क्या बताया, प्रायर चार्ज कैपिटल, ठीक है। और प्रायर चार्ज कैपिटल मैं ये बता चुका हूं जी, सही है। डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी हमारे पास ये है। देन बी इक्विटी प्लस चार्ज कैपिटल, सी में क्या कह रहे हैं जी, प्रायर चार्ज कैपिटल कैसे होगा ये अब आप देखिएगा। उसमें सी में उसने प्रायर चार्ज कैपिटल सिर्फ और सिर्फ कौन सा लिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। यानी कि उसने हमें फाइनेंशियल गियरिंग 3 तरीकों से करनी बताई हुई है अली, उसने हमें 3 तरीकों से बताई हुई है, ठीक है। तीनों तरीके आपने सिर्फ इसकी वो रीजन नहीं देखना, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करनी है। ऑलमोस्ट हमारा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है जी। सिर्फ और सिर्फ आज का हमने क्या किया कि व्हाट इज कैपिटल एंड गियरिंग, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क को हमने देखा फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो से, और गियरिंग रेशियो में हमने किसको डिस्कस किया, फाइनेंशियल गियरिंग को, ठीक है जी। सो योर होमवर्क कि आप सिर्फ काइंडली ये जो ABC है इसको अपने कैलकुलेटर पे एक दफ़ा ज़रा कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें फाइनेंशियल गियरिंग और ऑपरेशनल गियरिंग जो है वो दोनों हमारी हो जाएंगी। तो प्रॉबेबली हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में ये हमारा जो है वो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमारा सिर्फ एक और चैप्टर है जी, विच इज़ लास्ट चैप्टर है, जिसकी है क्या कहते हैं, बिजनेस वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो उसको जो है वो हम इंशाल्लाह ताला जो है वो पूरा करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक काइंडली जस्ट सब लोग जस्ट रेज योर हैंड जी, क्लियर है। चलिए जी, रोजे हैं और वैसे भी बोल बोल के हमारा भी जो है वो रिचार्ज खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, ठीक है। और ये सब जो चैप्टर किया है उस जो जो चैप्टर हमने कर रहे हैं मैंने उनकी लिस्ट आपको भिजवाई हुई है जी, मैंने उसकी लिस्ट आपको भिजवाई हुई है। मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ जी, बिल्कुल सही है, मैं आज भिजवा दूंगा जी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इंशाल्लाह ताला जी नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होती है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन पहले से भिजवा दूंगा जी आपको। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो आपके मार्क्स हैं वो प्रॉबेबली क्योंकि कल छुट्टी है तो कल और परसों का दिन लगाऊंगा, तो मैं सैटरडे वाले दिन आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आपके जो अभी तक हमने एक्टिविटीज़ की हुई हैं उसके मार्क्स जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। कल मेरा ख्याल है, मुझे नहीं कंफर्म नहीं है, वैसे 1 मई है उसकी छुट्टी जो है ना, हो सकती है उसके शायद नोटिफिकेशन आ जाए। 1 मई की छुट्टी होती है ना।